नमस्कार मित्रों, मैं हूं दीक्षा अजयकर और आप देख रहे हैं स्मृति मनोवृत्ति चैनल। कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे, दिसंबर 2024 सीटेट के फॉर्म्स 17 सितंबर 2024 से ऑनलाइन होना प्रारंभ हो चुके हैं। लास्ट डेट 16 अक्टूबर तक है। आप सब लोग जल्दी जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा, अंतिम तिथि का इंतजार ना करें। फिर सर्वर एरर वगैरह, बहुत सारी साइट डाउन हो जाती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसमें आपको फॉर्म भरने में समस्या आएगी। चलिए, तो अब हम लोग एकदम निरंतर अपनी अभ्यास में, तैयारी में जुट जाते हैं। अच्छे से तैयारी करेंगे और कल से आप लोग को प्रैक्टिस सेशन भी देखने को मिलेगा। अच्छे से तैयारी करते हैं और इस बार सीटेट दिसंबर वाला पार होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, लेव वाइगोत्स्की। तो सबसे पहले जान लेते हैं लेव वाइगोत्स्की कौन थे, क्या थे और इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए। तो हमारे जो लेव सिगमुंड वाइगोत्स्की, इनका पूरा नाम है, ये एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनका जन्म रूस में हुआ था और ये बहुत ही कम उम्र, लगभग 36 से 38 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया था। बहुत कम उम्र में ये एक्सपायर कर गए थे। उसके बाद बात करते हैं सामाजिक संरचनावाद का सिद्धांत। ये एक सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट, सामाजिक संरचनावादी थे। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया। इनका ये मानना था कि बालक अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर तो सकता है, लेकिन समाज के इंटरेक्शन में रह के, समाज के इर्द गिर्द रह के, समाज के साथ ही वह ज्ञान का निर्माण कर सकता है। और ये समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं पर केंद्रित था इनका सिद्धांत। समाज, संस्कृति, सोशल एंड कल्चरल, जो बहुत सारे पहलू थे, उन पे इनका सिद्धांत जो था फोकस्ड था। तो बात करते हैं कि इन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए। तो पहला जो सिद्धांत था वो था सामाजिक सांस्कृतिक संरचनावादी सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत कौन था? भाषा एवं विचार का सिद्धांत। बात करते हैं सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत की, सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इस सिद्धांत को सामाजिक रचनावाद, सामाजिक संरचनावाद, सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। और क्या कहते हैं, जो संरचनावाद है, जो विकास है, उसको क्या कहते हैं? वो विचारों का आपसी लेन देन या सामाजिक अंतःक्रिया का परिणाम। मतलब जो विकास है वो सामाजिक या आपसी जो अंतःक्रिया है, अन्योन्य क्रिया है, उसका परिणाम है। तो ये जो सिद्धांत है हमारा, जो वाइगोत्स्की साहब ने दिया है, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, ये भी एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास का ही सिद्धांत है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ही है। इन्होंने संज्ञान की ही बात की है। इन्होंने कहा है कि संज्ञान जो है, बालकों में विकास जो है वो होता है, बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन समाज और संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने ये बात की है। मतलब इनका कहना है कि समाज और संस्कृति के साथ इंटरेक्ट करके वो जो चीजों को सीखते हैं, और समाज के साथ, सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन से वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, इंटरनलाइज करते हैं और उसके साथ अपने दिमाग को विकसित करते हैं, चीजों को ग्रैब करते हैं। तो वहां से इन्होंने इनके विकास की बात की है। उन्होंने बताया है कि जो सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी है, इसका आधार मुख्य ये है कि इसमें हमारी कोई एज मैटर नहीं करती है। पर्टिकुलर एज पे जाके हम कोई भी चीज सीखेंगे, जैसे पियाजे साहब ने कहा है कि हर चीज को सीखने की एक निश्चित आयु होती है, निर्धारित आयु सीमा होती है, वो चीज हम उसी समय में सीखते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की साहब ने कहा है कि आप किन लोगों के साथ बैठते हैं, अपने लोगों के साथ कितना बैठते हैं, कितना उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, चीजें ऑब्जर्व करते हैं। क्योंकि जब हम अपने से बड़ों के साथ या किसी भी समझदार व्यक्ति के साथ बैठते हैं, जैसे भी लोगों के साथ, समझदार ही नहीं, जिस भी किसी प्रकार के लोगों के साथ बैठते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, जिस भी सोसाइटी और कल्चर, जिस सोसाइटी कल्चर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो चीजें हम सीखते हैं, अपने अंदर ग्रैब करते हैं। जो भी
चीजें होती ना, उनका आत्मसातीकरण, एसिमिलेशन होता जाता है, जो भी हम लोग सुन रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो होता क्या है, सोसाइटी और कल्चर के साथ, विभिन्न लोगों के साथ इंटरेक्ट जब हम करते हैं, इंटरेक्ट करने के साथ साथ जो कुछ भी हम सीखते हैं अपने अंदर इंटरनलाइज कर लेते हैं, मतलब वो चीजें हमारे ब्रेन में कहीं ना कहीं सेव हो जाती हैं, एसिमिलेट हो जाती हैं, और जिससे हमारा जो जो एक्टिविटीज होती हैं, जो भी चीजें होती हैं, उसके थ्रू जो हमारा दिमाग है वो विकसित होता है। तो इस यही बात इन्होंने बोली है कि जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत है इसमें, कि जो बालकों का विकास है, संज्ञानात्मक विकास है, उसमें समाज और संस्कृति की क्या भूमिका है, कैसे वो उसके साथ रह के खुद को और अपने दिमाग को विकसित करता है, कैसे चीजें सीखता है। इसीलिए इनका मानना है कि बालक नॉलेज जनरेट कर सकता है, वो खुद क्रिएट कर सकता है, लेकिन सोसाइटी के संपर्क में आते, किसी न किसी के कल्चर के संपर्क में आके वो स्वयं ही अकेले ज्ञान का निर्माण नहीं कर सकता है। बात करते हैं कैसे करता है, जहां पे इन्होंने लिखा है कि ज्यादा ज्ञानी दूसरा, मतलब बच्चा स्वयं से अधिक जो जानकार व्यक्ति होते हैं, उससे ज्यादा जानकार व्यक्ति होते हैं, उनसे सीखने में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है, उनसे सीखना ज्यादा अच्छा मान के चलता है। जैसे उसके माता पिता हो गए, शिक्षक हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, एक अच्छा का अधिक बुद्धिमान सहपाठी। हम सब ने ये काम किया हुआ कि अगर हमको कोई चीज नहीं आती, या कोई मैथ का क्वेश्चन मान लो, या कोई थ्योरी मान लो, क्लास में बचपन में जो चीज अगर नहीं समझ आती थी, तो हम लोग अपने से अधिक जो भी जानकार बच्चा रहता था, जो हमको मालूम होता था कि ये इस सब्जेक्ट में, मेरी पूरी क्लास में सबसे बेहतर है, तो हम लोग उससे जाके पूछ लेते थे। या नहीं भी बेहतर है, अगर हमको पता है कि इस पर्टिकुलर बंदे को ये चीज आ रही है, उसको पता है, तो हम उससे ज्यादा पूछ लेते थे। क्योंकि क्या होता है, बालकों में कहीं ना कहीं शिक्षकों से बात करने में, इंटरेक्ट करने में, चीजें पूछने में हेजिटेशन रहती है, एक झिझक रहती है, हो सकता है कि डर के कारण ना पूछ पाए। तो लेकिन अपने सहपाठियों से पूछने में एकदम, वो उनके साथ क्योंकि घुले मिले हुए थे, वो उनसे पूछने में ज्यादा अच्छा रहता है। तो उनसे पूछने में बहुत सुखद महसूस करते थे, तो उनसे आसानी से पूछ लेते थे। अगर नहीं आता है तब की कंडीशन में, तो फिर वो अपने शिक्षक, बड़े भाई बहन और माँ बाप सबसे ही सीखते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सहपाठियों का यह रहता है कि कोई चीज आपको नहीं समझ आ रही है, तो वो अपने सहपाठी से सीख लेते हैं। बात करते हैं नजदीकी संभावित विकास क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट थ्योरी, मतलब इसको जेडपीडी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जब बालक स्वयं के प्रयास से कहीं तक पहुंचता है और उसके आगे जहां तक उसे पहुंचने के लिए अपने से बड़े या किसी वयस्क की सहायता लगती है, उसके बीच का जो गैप होता है, उसको जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट बोलते हैं, जेडपीडी कहते हैं। कैसे, मान लो ये एक एरिया है, स्टेज, मान लो ये सिंगल मल्टीप्लिकेशन है, सिंगल मल्टीप्लाई, जो बालक को आ रहा है वो स्वयं से कर लेता है। लेकिन यहाँ पे जो है, ये आपका डबल मल्टीप्लाई है, मान लो ये 12 इंटू 2 है, और यहाँ पे 36 इंटू 45 है, ये उसको स्वयं को नहीं आ रहा है। तो इसको सीखने के लिए उसको अपने शिक्षक की, या अपने से बड़े किसी भाई बंधु की, या किसी वयस्क की, अपने से अधिक जानकार जो उसका सहपाठी, उसकी किसी की भी मदद लगती है। तो उसकी मदद से यहाँ तक जो पहुंचने का जो गैप है, यहाँ से यहाँ तक जो पहुंचा है किसी की मदद से, वो ये जो एरिया है, ये हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट हुआ, जेडपीडी इसी को कहेंगे। जैसे कि बात करते हैं कि जो बच्चे के प्रदर्शन का वर्तमान स्तर तथा वयस्क की सहायता से मिलने पर पहुंचे जा सकने वाला जो स्तर है, उनके बीच का जो संभावित गैप है, उसको ही हम लोग जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, जेडपीडी। अर्थात बालक का स्वयं का प्रयास तथा वयस्क की सहायता लेकर किए जा सकने वाले प्रयास की दूरी का जो खाली क्षेत्र है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, तो ये जो गैप है, इसको जेडपीडी कहते हैं। या मान लो कोई ये है, ये यहाँ तक हमारी पहुंच है, किसी भी वयस्क बालक ही हो, कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मान लो आज हम लोग इंडिया में हैं, ठीक है, और हमारी जो, हम जाना चाह रहे हैं फॉरेन, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो पहुंच है, इसमें हमको जिसकी मदद लग रही है, जो भी हमारे टीचर हो जाएं, या हमारे फ्रेंड्स हो जाएं, रिलेटिव्स हो जाएं, या वयस्क भाई बहन जो भी हो जाएं, जिनकी सहायता से हम यहाँ पहुंच रहे हैं, तो ये जो इस बीच का ये जो गैप है, ये जेडपीडी है, जिसमें जो हमारा जो स्पेस हम किसी भी वयस्क या अपने से अधिक जानकार की सहायता से जो गैप पूरा करते हैं, उसको जेडपीडी या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं।
और जो जेडपीडी में दी हुई सहायता हो सकती है वो स्थायी या अस्थायी दोनों ही प्रकार की हो सकती है। कैसे? जैसे कि मान लो ये जो बात हम लोगों ने बोली है कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरी, अब हमने अगर उसको एक बार बता दिया कि कैसे जो डबल वाला मल्टीप्लाई है वो करते हैं, तो वो तो अब उसके लिए स्थायी हो गया ना, परमानेंट, उसने एक बार सीख लिया ना, अभी उसको बार बार सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसको एक बार आ गया और उसने परमानेंट सीख लिया तो ये परमानेंट हो गया। अगर बाई चांस उसको नहीं आया एक बार, कई बार कई चीजें होती हैं, कोई बहुत टफ चीज है वो हमने सीख ली, अभी किसी वयस्क की सहायता से तो उसने बता दी और हमने कर ली उस समय, जब तक वो वहां पे था तब तक तो सीख ली, उसके बाद फिर से जब हमें करने की बारी आई, फिर हमको करना था, या कुछ बीच में कुछ समय का गैप हो गया, चीजें क्योंकि आपके माइंड से रिफ्रेश भी हो जाती है, निकल भी जाते हैं कई बार, तो आप रिकॉल नहीं कर पा रहे, फिर उनकी सहायता के बिना नहीं कर पा रहे हैं, तो ये एक प्रकार से अस्थायी हो गया, फिर से आपको सहायता की नीड पड़ेगी। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं जो है स्कैफोल्डिंग, जिसे ढांचा निर्माण, पाड़ या पाइट या मचान, ये सब भी कहते हैं। बात करते हैं स्कैफोल्डिंग होता क्या है। तो जब भी हम कोई काम की शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में या नाजुक परिस्थितियों में दी जाने वाली सहायता या इशारा, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। या कई अन्य शुरुआती सहायता उपलब्ध कराना जिसकी मात्रा सीखने के साथ साथ घटती जाती है, उसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। कैसे? जैसे कि हम लोग अगर बात करते हैं कि कोई किरदार है और उसमें शुरुआती लाइंस, तो उसको शुरुआती लाइंस इशारे से बताना और फिर वो अपनी लाइन पूरी बोल लेता है। या कोई बालक होता है जिसको साइकिल चलाना सिखाना, लेकिन जब वो एक बार सीख लेता है तो उसको फिर किसी प्रकार की सहायता नहीं लगती है, तो ये एक प्रकार की अस्थायी सहायता हो गई, और जो समय के साथ सीखने के साथ साथ घटती जा रही है। जैसे जैसे वो थोड़ा थोड़ा सीखता जाता है, पता चलता है जब वो स्टार्टिंग में बिल्कुल सीख रहा होता है तो एक बिल्कुल आपको साइकिल पकड़ के खड़ा होना, उसको बैठने से लेके सब कुछ सिखाना होता है, चला रहा है तो भी आपको पीछे पीछे करियर पकड़ के चलना है। फिर वो धीरे धीरे सीखता जाता है, तो फिर आप बिल्कुल हट जाओगे जिस दिन वो पूरी तरह से सीख लेगा, साइकिल चलाना परिपक्व हो जाता है। ऐसे ही जब कोई किरदार बोल रहा होता है तो कहीं वो भूल ना जाए आगे पीछे, तो स्टार्टिंग की लाइन आप बता दे रहे हो, स्टार्टिंग का शब्द बता दे रहे हो, और फिर वो लाइन। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ से समझते हैं कि स्कूल की जो, हम सब रिलेट कर पाएंगे इससे। कई बार क्या होता है, प्रेयर तो हमको सारी याद होती थी, लेकिन अगर हमें बाहर निकाल दिया जाए और करने की बारी आ जाए तो कहो हम भूल जाए। क्या होता है कि प्रेयर तो हमें सारी याद है, लेकिन पहली लाइन कौन सी लाइन के बाद कौन सी लाइन आएगी, ये बात कई बार हम लोग भूल जाते हैं। तो जैसे ही एक शब्द किसी ने बोला, फिर तो हम पूरी प्रेयर करते जाएंगे, पूरी लाइन गा लेंगे, फिर नेक्स्ट लाइन पे फिर इंसान कंफ्यूज रहता है। तो क्या होता है, जब भी किसी नए बंदे को निकाल दिया तो वो डरा हुआ रहता था कि अरे मेरे को तो याद नहीं, तो कैसे होगा। और अगर आपको पीछे पीछे करनी है, एक लाइन आपको एक शब्द बोल दिया गया, तब तो आप पूरा करते गाते चले जाओगे, लेकिन अगर आपको निकाल दिया गया तो आपको जब तक एक लाइन नहीं याद आती तो आप सीक्वेंस भूल जाते। तो वो कहीं आप सीक्वेंस ना भूल जाओ, उसके लिए शुरुआत में थोड़ी सहायता लगती है। फिर रोज रोज वही काम का आप अभ्यास कर रहे हो, रोज रोज वही काम कर रहे हो, तो कहते हैं ना, दैनिक अभ्यास से आप चीजें सीख जाते हो, फिर वो आपके माइंड में परमानेंटली स्टेबल हो जाती हैं। तो इसको कहते हैं स्कैफोल्डिंग या ढांचा निर्माण। और इसकी जो स्कैफोल्डिंग में शुरुआत में जो सहायता होती है वो अस्थायी होती है, जो कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों ही प्रकार की हो सकती है। एक बात आप लोग अवश्य याद रखिए, यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न हमेशा आता है, अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज होंगे तो वो प्रश्न आप मिस कर जाएंगे। होता क्या है, जेडपीडी और स्कैफोल्डिंग वाले जो प्रश्न है, अगर उसमें कर्ता शिक्षक या वयस्क है तो उसका उत्तर सदैव सहारा देना होगा। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। आइए अब बात करते हैं भाषा और विचार के सिद्धांत की, लैंग्वेज एंड थॉट डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसमें सबसे पहले इन्होंने बोला है भाषा विचार से पहले आती है। यहाँ पे वाइगोत्स्की साहब ने कहा है कि वाइगोत्स्की ने भाषा को एक उपकरण के रूप में माना है जो विचारों को और कार्यों के बीच मध्यस्थता करता है। मतलब जो हमारे विचार हैं, जो कार्य हैं, उनका प्रकटीकरण हम कहते हैं कैसे करते हैं, तो भाषा के माध्यम से करते हैं ना, तो उनके बीच मध्यस्थता करके बाहर के माहौल में, सोसाइटी में प्रकटीकरण करते हैं हम लोग, उसके बीच मध्यस्थता का जो परिणाम है वो है। इसलिए इन्होंने भाषा को एक उपकरण के रूप में देखा है। अब देख लेते हैं ये क्या है। शुरुआती 2 वर्ष में बालक में भाषा और विचार अलग अलग होते हैं, इसलिए विचार प्रकट कर पाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाषा उस वक्त बालक बोल नहीं पा रहा होता है,
बोलने की उम्र नहीं होती है, और विचार उसके जब तक विचारों का प्रकटीकरण नहीं होगा जब तक वो बोल नहीं पाएगा, हम लोग समझ नहीं सकते। तो इसलिए जो विचार होते हैं उनका प्रकटीकरण संभव नहीं होता। इस अवस्था को वाइगोत्स्की ने अमनोवैज्ञानिक काल कहा है, मतलब ये कोई भी मनोवैज्ञानिक काल नहीं है, फिर भी यहाँ भाषा विचार पर हावी होती है, ऐसा वाइगोत्स्की साहब का मानना है कि हर समय जो भाषा है वो विचार से ऊपर रहती है, क्योंकि इन्होंने भाषा को प्रमुख माना है। वाइगोत्स्की ने कहा है कि जो भाषा है वो पहले आती है और विचार बाद में आता है, जबकि जो हमारे पियाजे साहब है उन्होंने कहा विचार पहले आता है और भाषा बाद में आती है। 2 वर्ष पश्चात बालक में शाब्दिक सांकेतिक भाषा का उदय हो जाने के पश्चात विचार प्रकट करना आसान हो जाता है। इसे वाइगोत्स्की ने मनोवैज्ञानिक अवस्था माना। अतः विचार का प्रकटीकरण भाषा पर निर्भर करता है। मतलब इनका कहना है कि जो विचारों का प्रकटीकरण है वो भाषा पे ही निर्भर है। हम कोई भी विचार है वो सोसाइटी के बीच या किसी भी व्यक्ति के सामने तब तक नहीं रख सकते जब, क्योंकि कोई भी विचार हो आपके अंदर जो थॉट डेवलप हो रहे हैं उनको प्रकट करने के लिए, लोगों के सामने रखने के लिए, क्योंकि कोई भाई आपकी बात समझेगा तो तभी जब आप उसके सामने पहुंचेगी, तो 2 लोगों के बीच बात पहुंचे और उनके बीच मध्यस्थता हो, तो उसके लिए हमें एक मीडियम चाहिए होता है। तो कौन सा कम्युनिकेशन मीडियम हो, कम्युनिकेशन के लिए तो प्राइमरी तो लैंग्वेज ही है। तो जब तक आपके पास कोई भाषा नहीं होगी बोलने का, तो आप कैसे बोलेंगे, कैसे अपने शब्दों को दूसरे तक पहुंचाएंगे। तो अपने विचारों का जो आदान प्रदान है वो भाषा के माध्यम से ही तो हो रहा है। तो जब तक भाषा नहीं है तब तक विचार कैसे हो सकता है। तो इसीलिए वाइगोत्स्की साहब ने भाषा को विचार से पहले माना है, क्योंकि उनका मानना है विचार के प्रकटीकरण के लिए हमको भाषा चाहिए ही चाहिए। भाषा जो है प्राइमरी एलिमेंट है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि भाषा पहले आती है और विचार बाद में आता है। इसीलिए जो भाषा है वो विचार पे हावी है। इन्होंने क्या कहा है, जो विचार और भाषा दोनों ही विकास में जल्दी ही शुरू होते हैं, लेकिन वे शुरू में अलग अलग कार्य होते हैं। वे तब विलीन हो जाते हैं जब बच्चा आंतरिक भाषण का प्रयोग करने लगता है। आंतरिक भाषण या अंतःवाक् क्या होती है? वाइगोत्स्की साहब ने आंतरिक संवाद को निजी भाषा, निजी वार्ता या अंतःवार्ता, इनर स्पीच, प्राइवेट टॉक आदि नामों से जाना जाता है। इसको कई नाम दिए जिसका तात्पर्य बालकों का स्वयं से बात करना। मतलब कई बार बालक देखा होगा बचपन में 3 साल की उम्र के बाद की ये बात है कि 3 साल तक का हो जाता है, तब उसमें जो आंतरिक संवाद है, आंतरिक भाषण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ होती है। बालक कई बार स्वयं से अकेले में बैठ के खुद से ही बात करते रहते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है इसको आंतरिक संवाद या आंतरिक भाषण बोला गया है। इसमें इनका करते क्या है, जो बच्चे हैं इसमें ये अपने कार्यों की योजना बना रहे होते हैं। वाइगोत्स्की साहब ने कहा है बालक स्वयं से बातें करके जो उनके अपने कार्य हैं उनकी योजना बनाते हैं। तो इसको आंतरिक भाषण कहा है और इस चीज को इन्होंने स्वनियमन या सेल्फ रेगुलेशन भी कहा है। जो वो अपने कार्य की योजना बना रहे होते हैं, इसकी जो प्रक्रिया है इसको इन्होंने स्वनियमन या सेल्फ रेगुलेशन भी कहा है। ये जो प्रक्रिया है आंतरिक संवाद, इसके बारे में इन्होंने कहा है भाषा हमारे आंतरिक संवाद के लिए बहु संरचना और रूप प्रदान करती है। वह तरीका है जिससे हम विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं, तर्क बताते हैं और जो मानसिक समस्या समाधान है उसमें भी संलग्न है। क्योंकि मानसिक क्या कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या हो उसका समाधान हो, तर्क हो, क्योंकि तर्क करने के लिए भी तो हमको भाषा की ही नीड है। बिना भाषा के कैसे तर्क करेंगे। तो विचारों का आदान प्रदान है, तर्क है, मानसिक संवाद है, हर प्रकार की जो प्रक्रिया है उसके लिए भाषा की आवश्यकता होती है। और बालक मानसिक संवाद मतलब स्वयं के अंदर जो प्रक्रियाएं चल रही होती हैं, बालक के स्वयं के अंदर जो भी घटनाएं चल रही होती हैं, कुछ हुआ क्या, क्योंकि जो बालक होता है छोटा बच्चा वो बहुत ही जिज्ञासु स्वभाव का होता है। तो उसको प्रत्येक चीज जाननी होती है कि ये क्या है, वो क्या है, ये है ऐसे है तो ऐसे ही क्यों है, वैसे है तो वैसे क्यों है। तो उन सब के लिए वो कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो मस्तिष्क में उसके कई प्रकार की प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, तर्क वितर्क, तो ये सब के लिए भाषा ही लगती है। तो ये सब प्रक्रियाएं भाषा के माध्यम से चलती हैं। और क्योंकि वो स्वयं से कर रहा होता है अकेले, तो इसलिए इसको आंतरिक भाषा या आंतरिक संवाद, अंतःवाक् आदि नामों से जाना जाता है। आइए अंत में एक बार पियाजे और वाइगोत्स्की के मध्य तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं, जिससे आप लोगों के मध्य इन दोनों की थ्योरीज में कोई किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना रह जाए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, थोड़ी से भी कंफ्यूजन होने में वो मिस हो जाते हैं। तो इस प्रकार की कोई गलती ना हो पाए उस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग
इनकी तुलनात्मक अध्ययन, एक बार तुलना कर लेते हैं, क्या क्या अंतर है वो देख लेते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पियाजे ने क्या बोला, पियाजे ने संज्ञानात्मक रचनावाद का सिद्धांत दिया, इसलिए इनको संज्ञानात्मक रचनावाद का जनक माना जाता है। जबकि जो हमारे वाइगोत्स्की साहब हैं, इन्होंने सामाजिक रचनावाद का जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक रचनावाद का सिद्धांत दिया है। क्योंकि पियाजे साहब का मानना है कि जो बालक है वो अपने ज्ञान की रचना स्वयं करता है, जबकि जो हमारे वाइगोत्स्की साहब हैं, उन्होंने कहा है कि बालक अपने ज्ञान की रचना स्वयं कर सकने में सक्षम है, कर सकता है, लेकिन उस कार्य को करने में सामाजिक, सोसाइटी और कल्चर की हेल्प लगती है। कहते हैं कि जो बालक है समाज की और सोसाइटी और कल्चर की सहायता से, उनके साथ कनेक्ट करके वो अपने ज्ञान की रचना स्वयं कर सकता है। जबकि हमारे पियाजे साहब हैं, उन्होंने कहा है प्रत्येक चीज को सीखने की एक निर्धारित अवस्था होती है, एक निर्धारित एज होती है जिसमें हम लोग सीखते हैं। उन्होंने विभिन्न एज स्टेजेस दी भी हैं अपनी थ्योरी में, उनमें बताया है कि किस स्टेज में बालक क्या क्या सीखता है। तो इनका ये मानना है कि एक हर स्टेज में एक सीखने की एक अवधि होती है, एक लिमिट होती है कि वहां पे वो वहां तक सीख सकता है। जबकि वाइगोत्स्की साहब ने कहा है किसी भी चीज को सीखने के लिए हमारी एज मैटर नहीं करती है, बल्कि समाज और संस्कृति मैटर करती है। उसके साथ जो अन्योन्य क्रिया होती है, जो इंटरेक्शन होता है, उससे हम लोग जो चीजें सीखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक पहलुओं से, अपने से बड़े हैं, जो हमसे बड़े हैं, चाहे वो बड़े भाई बहन हो जाएं, शिक्षक हो जाएं, वयस्क अन्य वयस्क लोग हो जाएं, उन सब से जो हम लोग इंटरेक्शन के माध्यम से जो चीजें सीखते हैं, तो जब हम किसी से इंटरेक्ट करते हैं तब जो भी कुछ उनसे सुनते हैं, सीखते हैं, उनको अपने ब्रेन में इंटरलाइज कर लेते हैं, हमारे मस्तिष्क में वो चीजें कहीं ना कहीं सेव हो जाती हैं, और जिससे हमारा जो मस्तिष्क है, जो हमारा दिमाग है, वो उसके थ्रू विकसित होता है, और वो चीजें हमेशा हमारे ब्रेन में अनकॉन्शियस माइंड में परमानेंट पड़ी रहती हैं और सेव रह जाती हैं। जब भी हमको आवश्यकता होती है तो हम उनको वक्त के साथ यूज कर लेते हैं। तो ऐसा हमारे वाइगोत्स्की साहब का कहना है कि हम जो सीखते हैं उसके लिए समाज और संस्कृति महत्वपूर्ण है, किसी भी एज की जरूरत नहीं, हम इंटरेक्शन के माध्यम से कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं। उसके बाद पियाजे ने जो सीखने की प्रक्रिया उसमें अनुकूलन जो है उसको बहुत महत्वपूर्ण माना है, जबकि ये हमारे वाइगोत्स्की साहब हैं, उन्होंने सामाजिक जो अंतःक्रिया है, सामाजिक अंतःक्रिया की जो प्रक्रिया है, सामाजिक अंतःक्रिया, इसको महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि उन्होंने हर जगह यही बोला है कि सामाजिक अंतःक्रिया से ही बालक सीखता है। उसके बाद पियाजे ने विचार को भाषा से पहले, जबकि वाइगोत्स्की ने भाषा को विचार से पहले माना है। आप लोग भी बताइए कि आपको क्या लगता है इस बारे में, किस चीज के बारे में राय है। वैसे दोनों ही सही है अपनी अपनी जगह पे, दोनों की अपना अपना एक पॉइंट है, दोनों क्रिया आधारित है। पियाजे ने बालकों को स्वयं से बात करने की जो प्रक्रिया है उसे अहम केंद्रितता बोला है, जबकि वाइगोत्स्की ने इसे निजी वार्ता कहा है। तो ये तो हो गया इन दोनों के मध्य एक छोटा सा तुलनात्मक अध्ययन। अभी बात करते हैं जो पियाजे की कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं, वो यहाँ लिखी हुई हैं। द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड, द लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, द साइकोलॉजी ऑफ द इंटेलिजेंस। और वाइगोत्स्की साहब की बुक्स हैं जो प्रमुख, वो ये दो हैं, द साइकोलॉजी ऑफ द आर्ट, लैंग्वेज एंड थॉट। तो इसी के साथ ये लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। अब तो हम लोग प्रैक्टिस भी करना प्रारंभ कर देंगे, एग्जाम पास आ गया है, तो पूरी जुनून के साथ, पूरी ताकत के साथ लगे रहिए। इस बार इस दिसंबर आपका जो सीटेट है वो क्वालिफाई हो जाना चाहिए, तो आप पूरे जोश के साथ एकदम पूरी अपनी ताकत, जितनी मेहनत है, जितनी क्षमता है, पूरी इसमें लगा दीजिए। निश्चित ही आप इस बार सफल हो जाएंगे। और हंसते मुस्कुराते रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए, देखते रहिए स्मृति मनोवृत्ति चैनल। ठीक है, नमस्कार, गुड नाइट, धन्यवाद।